नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं येसो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलाणं च सब्बेसे पढमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरसर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी हिम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हिम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हिम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के प्रथम प्रकरण अर्थात क्रियापद प्रकरण। और क्रियापद की सिद्धि के लिए आवश्यक है नियम, जिसके आधार पर हम क्रियापद की सिद्धि करेंगे। तो उसी क्रियापद की सिद्धि के आधार पर क्रियापद की सिद्धि के लिए जो 9 नियम है, 9 नहीं और 9 और 4, अभी कितना 9 और 4 अर्थात 13 नियम। उन 13 नियम का फिर से एक बार हम स्मरण करेंगे। नियम नंबर 1, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। नियम नंबर 2, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 3, परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 4, ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगाया जाता है। नियम नंबर 5, ती आदि म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का आ होता है। नियम नंबर 6, ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। नियम नंबर 7, पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है। नियम नंबर 8, पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग होता है। नियम नंबर 9, ती यानी अ के बाद अ या ए आए पूर्व के अ का लोप होता है। ये 9 और 4 नियम ये विकरण प्रत्यय अ के पहले धातु के उपांत्य ह्रस्व नामी सर का गुण होता है। नियम नंबर 10, गुण क्या होता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। रु वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण और ओ वर्ण का गुण ओ होता है। उसके बाद कि विकरण प्रत्यय अ के पूर्व धातु के अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामी सर का गुण होता है। अब गुण क्या है वो तो 10वां नंबर नियम में हम लोग देख लिए गुण क्या होता है। अब उसके बाद 11वां नंबर वो नियम देखे थे कि गुण क्या होता है। अब 13वां नंबर अंतिम अर्थात के उसका तथा और ओ का इस प्रकार अगर देखा जाए तो इस प्रकार नियम जो है इसी नियम के आधार से ही हम क्रियापद की सिद्धि करेंगे। 2-3 दिन में पुनरावर्तन, कोई भी मैसेज मत कीजिए। अगर किसी का साउंड ब्रेक हो रहा है तो प्लीज अपना नेटवर्क चेक करें, बीच में मैसेज मत कीजिएगा। प्रश्न होगा उस टाइम प्रश्न के समय में हम प्रश्न का सारे प्रश्न का यहाँ पर क्लियर करेंगे। मिच्छामि दुक्कडम। चलिए आगे चलते हैं कि 2 दिन के अंदर या 2 या 3 दिन में आप लोगों को पुनरावर्तन का टाइम भी मिल गया इस रिवीजन में, क्योंकि रिवीजन होना बहुत ही जरूरी है इस संस्कृत के लिए। संस्कृत में रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें पुनरावर्तन नहीं करेंगे
इसके संबंध से अगर विखुटा हो जाए, वियुक्त हो जाए, तो फिर हमें ये संस्कृत एक माथा के इसमें भार के स्वरूप में लगेगा। इसलिए बारंबार 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 हमें क्या करना है, पुनरावर्तन करना ही। संस्कृत के पीछे टाइम तो देना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो इसमें तो टाइम तो मांग रहा है, ज्यादा नहीं, कम से कम 1 से 1.5 घंटा इसके पीछे तो टाइम तो देना ही है। इसीलिए हम लोग ये जो नियम, हर रोज नियम, क्यों? क्योंकि नियम के आधार पर ही हम क्रियापद की सिद्धि करें। तो इस पुनरावर्तन में बहुत बहुत अनुमोदना, जिन्होंने भी पुनरावर्तन करवाएं, जिन्होंने भी रिवीजन करवाएं, आगे आकर के हाँ मैं रिवीजन करा सकता हूँ या तो करा सकती हूँ, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसे प्लेटफॉर्म मिलना और उसका भी इसी तरह से उसमें कॉन्फिडेंस आना, ये भी बहुत बड़ी एक बात है। तो उसके लिए भी सभी को धन्यवाद कि जिसके अनुसार बाकी सारे जन ने यहाँ पर पुनरावर्तन किए, खूब खूब अनुमोदना। चलिए अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। हम देखे थे कि प्रथम गण के धातु का हम क्रियापद देख रहे हैं और वो भी वर्तमान काल में। तो प्रथम गण के धातु जो है वो 2 प्रकार के धातु है। किस प्रकार से 2 प्रकार के हैं वो? एक गुण रहित और दूसरा गुण सहित। गुण रहित और गुण सहित। गुण क्या है कि मूल धातु में जो विकार उत्पन्न जो होता है, विकार अर्थात उसका मूल रूप से अलग रूप होना, वो उनका विकार है। जैसे दूध का विकार दही है, दूध मूल स्वरूप में है लेकिन उसका ही विकार के स्वरूप में दूध से ही दही बनता है, उसी प्रकार उसका विकार ये दही यहाँ पर दही हुआ है। उसी प्रकार से जो धातुओं के मूल रूप है, उस मूल रूप से कुछ भी ऐसे परिवर्तन हुआ हो वो उसे विकार कहा जाता है। और इस प्रकार का विकार जिसमें हो उसे ही गुण माना गया है, उसे ही गुण कहा जाता है। यानी धातु के विकार को ही गुण कहा गया है। और ऐसे गुण भी 2 प्रकार के हैं, एक उपांत्य गुण और दूसरा अंत्य गुण। उपांत्य और अंत्य। उपांत्य का मतलब, तो उपांत्य का मतलब होता है सेकंड लास्ट। उपांत्य का मतलब क्या होता है? तो उपांत्य का मतलब होता है सेकंड लास्ट, अर्थात अंतिम से पूर्व। अंतिम के पूर्व में जो है उसे उपांत्य माना गया है। और अंत्य, अंत्य अर्थात अंतिम में जो हो, चाहे वो स्वर हो सकता है चाहे वो व्यंजन हो सकता है, वो अंत्य है। तो इस प्रकार एक उपांत्य गुण है और दूसरा अंत्य गुण है। तो उपांत्य गुण में क्या क्या होना चाहिए उपांत्य में ताकि गुण हो? तो धातु के उपांत्य में ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व रू, ये 3 अगर धातु के उपांत्य में हो, अर्थात धातु के सेकंड लास्ट में अगर ये ह्रस्व ई हो, ह्रस्व उ हो या तो फिर ह्रस्व रू हो, तो फिर उन धातुओं में गुण होगा। और इस प्रकार के गुण वाला धातु को किसमें गिना जाएगा? वो उपांत्य गुण के धातु में आता है। सेकंड, अंत्य गुण। अंत्य गुण अर्थात जिन धातु के अंत में ह्रस्वनामी या दीर्घनामी, अर्थात ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ, ह्रस्व रू या तो फिर दीर्घ रू हो, इन 6 अगर किसी धातु के अंत में हो तब गुण हो सकता है। इस प्रकार के गुण वाले धातु को अंत्य गुण बोला जाता है। इस प्रकार के अंत वाला जो धातु है उसको अंत्य गुण बोला जाता है। तो इस प्रकार उपांत्य और अंत्य, लेकिन कब हो उसके पीछे भी यहां पर बोला गया कि धातु के उपांत्य में तो होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए उसके पूर्व में और क्या सिचुएशन है? तो यहां पर बोला गया है कि विकर्ण प्रत्यय अ, क्या आना चाहिए विकर्ण प्रत्यय में? तब विकर्ण प्रत्यय अ होना चाहिए, यानी विकर्ण प्रत्यय अ और उसके पहले अगर धातु के उपांत्य में ह्रस्वनामी सर्व अर्थात उपांत्य में ह्रस्वी, ह्रस्व और ह्रस्वरू हो तो फिर गुण होगा। या तो फिर विकर्ण प्रत्यय अ के पहले अंत्य यानी किसके धातु के अंत में ह्रस्व या दीर्घनामी सर, अर्थात ह्रस्व या तो दीर्घ ई, ह्रस्व या तो दीर्घ उ, ह्रस्वरू या तो दीर्घ रू हो तो फिर उसका गुण होगा। गुण क्या होगा? तो वो हम देखे थे
कि ई वर्ण का गुण ए होता है। अब यहां पर वर्ण बोला गया है, अर्थात वर्ण का मतलब ह्रस्व या तो फिर दीर्घई। ह्रस्व हो या दीर्घई हो, उसका गुण एक ही होता है। क्या होता है? ए होता है। ह्रस्व ई का भी ए और ह्रस्व उ और दीर्घ ई का भी ए होता है। उसी प्रकार उ वर्ण का गुण, तो उ वर्ण का गुण ओ होता है। इसका मतलब ह्रस्व उ हो तो भी उसका गुण ओ होगा, दीर्घ उ हो तो भी उसका गुण वही होगा। या तो फिर ह्रस्व रु हो या दीर्घ रु हो, रु वर्ण, तो यहां पर रु वर्ण का गुण भी क्या होता है? अर होता है। अर्थात ह्रस्व रु हो तो भी अर होगा, दीर्घ रु हो तो भी अर होगा। ये गुण, लेकिन गुण कहां कहां करना है वो पहले हम लोग देख लिए, गुण क्या होता है वो भी देख लिए। अब एक और उसके बाद आया, जैसे कि ए आया है, ओ आया है, इसके बाद स्वर आए तो क्या करना है? सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं, वो संध्याक्षर के लिए बताया गया है कि संध्याक्षर के बाद अगर स्वर आए तो संध्याक्षर का क्रमानुसार ऐ, आई, औ तथा आव होता है। संध्याक्षर का मतलब ए, ऐ, ओ और औ, इन चारों को संध्याक्षर बोला जाता है। ये चार जो है, इन चारों को संध्याक्षर के नाम से जाना जाता है। ये एक सांकेतिक शब्द है कि संध्याक्षर अर्थात जो संधि से बना हुआ अक्षर, लेकिन उनमें भी जैसे कि पंकज, तो पंकज एक रूढ़ी नाम है। पंकज से हमें एकमात्र कमल ही पता चलता है कि पंकज का मतलब कमल, लेकिन पंकज का अर्थ क्या होता है? पंके जन्म यश सह इति पंकज, जिसका जन्म पंक में हुआ हो उसे पंकज बोला जाता है। तो पंक में तो बहुत सारे ऐसे, जैसे कोई घास भी उत्पन्न हो सकता है, कोई ऐसे कीट का भी उत्पन्न हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। ऐसे क्षुद्र क्षुद्र जीव जो है, उन क्षुद्र जीवों का भी उत्पन्न वहां पर पंकज में हो सकता है, उसे भी पंकज बोला जा सकता है। लेकिन एक रूढ़िवाचक एक शब्द बन चुका है कि पंकज, जिसका अर्थ होता है कमल। उसी प्रकार यहाँ पर संध्याक्षर, संधि से बनने वाला अक्षर, उसे संध्याक्षर बोला जाता है। और संधि से बनने वाला अक्षर सिर्फ ये चार को ही ग्रहण करना है। संध्याक्षर से सिर्फ चार का ग्रहण होता है, और वो चार है ए, ऐ, ओ और ओ। इसके बाद कोई अगर स्वर आए तो स्वर कितने कितने हैं? तो इन 14 स्वरों में, 14 स्वरों में कोई भी स्वर आ जाए तो उन ई का, ई के बाद स्वर, ए के बाद स्वर आए तो एक स्थान पर ऐ होगा, ऐ के बाद स्वर आए तो ऐ के स्थान पर आई होगा, ओ के बाद अगर स्वर आए तो ओ के स्थान पर अव होगा, और ओ के बाद अगर स्वर आए तो उसके स्थान पर आव होगा। और इसी के आधार पर हम रूप देखें, जैसे कि जिम धातु था, और जिम धातु का हम लोग रूप देख चुके हैं, जिसका एक वचन में क्या होता है? जेमामी। वचन में जेमाव, उत्तम पुरुष बहुवचन में जेमामह, मध्यम पुरुष एक वचन है जेमति, मध्यम पुरुष जेमतः, मध्यम पुरुष बहुवचने जेमथ, अन्य पुरुष एक वचने जेमति, अन्य पुरुष द्विवचने जेमतः, और अन्य पुरुष बहुवचने जेमहि। तो चलिए उसके लिए यहाँ पर हम सिद्ध करते हैं, यही 13 नियम के अनुसार यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे कि जेमामी आदि किस प्रकार से। प्रथम सिद्ध करने के लिए फिर याद करना पड़ेगा, सिद्ध करने के लिए क्या जरूरी है? सिद्ध करने के लिए दो क्या जरूरी यहाँ पर ध्यान, का ज्ञान होना चाहिए और प्रत्यय का ज्ञान होना चाहिए। धातु क्या है और प्रत्यय क्या है, दोनों का ज्ञान अति जरूरी है। तो जेमामी में धातु क्या है? तो जेमामी धातु है जिम, इसका क्या है? तो प्रत्यय है मी। हम
वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान अविभक्ति करते हैं, धातु है तीन, ये प्रत्यय लगते हैं जिम प्लस। नंबर 4 पर है। बोले क्या तकलीफ है? इतने सारे बस वो है। अपना नेटवर्क आवाज ब्रेक है। अब सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो चेक, सुनाई दे रहा है? आ रहा है आवाज? अपना नेटवर्क फिर से एक बार चेक कर लें। अभी आवाज आ रही है सभी को? ओके, अब सारे के सारे म्यूट कर लें, टोटली म्यूट, बीच में कोई भी मैसेज ना करे। मिच्छामि दुक्कडम। जब तक किसी से बोला ना जाए कि अनम्यूट करे तब तक अनम्यूट नहीं करना है। चलिए मिच्छामि दुक्कडम फिर से एक बार हमें सिद्ध करना है यहाँ पर जेमामी। क्या सिद्ध करना है? जेमामी। जेमामी तो हम लोग देख चुके हैं, उसी को यहाँ पर सिद्ध करेंगे। रूप तो देखे हैं कि जेमामी किस प्रकार से रूप होता है, लेकिन जेमामी की यहाँ पर हम सिद्धि करेंगे कि जेमामी किस प्रकार से बना है। जेमामी उसको यहाँ पर सिद्धि करेंगे। प्रत्यय, इनका ज्ञान होना अति अनिवार्य है। जेमामी सिद्ध करना है तो जेमामी सिद्ध करेंगे तो इसमें धातु क्या है उसका होना जरूरी है, और उसका प्रत्यय का भी होना जरूरी है कि इसमें प्रत्यय क्या है। जैसे कि हमें मान जाना हो तो टिकट हमें मुंबई का ही खरीदनी है, दिल्ली का खरीदे तो हम नहीं मुंबई पहुंच पाएंगे। उसी प्रकार मान लीजिए आपके पास टिकट मुंबई का हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ मुंबई वाली ट्रेन में ही, ट्रेन की टिकट खरीदा तो मुंबई जाने वाली ट्रेन में ही बैठना है। अगर हम दिल्ली वाले ट्रेन में बैठ जाएं तो मुंबई पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी प्रकार दोनों का ज्ञान यहाँ भी बहुत जरूरी है। प्रथमतः धातु ज्ञान होना जरूरी है कि इसमें धातु क्या है। सेकंड, इनमें कौन सा प्रत्यय लगाया गया है उसको अभी ध्यान यहाँ पर देखना है। मामी, तो इसमें प्रथमतः सेकंड पार्ट को याद कर। सेकंड पार्ट क्या है कि प्रत्यय धातु, तो धातु ऐसे जेम लग रहा है, क्या है यहाँ पर, तो उसका यहाँ पर हो के लिए हमें धातु याद रखना है कि इसमें धातु है जीम धातु। तो यहाँ पर
जैसे नंबर में से उसी प्रकार शब्द को धातु दिखाता है। हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो चेक, हेलो 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 हेलो। एक मिनट ट्राई करता हूं, नहीं तो फिर मांगलिक कर देते हैं। हेलो चेक, हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है सही से? हेलो आ रही है अभी? हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो। क्लियर है अभी? ओके। इसमें कैसे आ रहे हैं बताना। हेलो हेलो चेक, हेलो चेक। इसमें आ रहे हैं ठीक से कि धीमे आ रहे? हेलो 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 चेक, हेलो 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 हेलो। ठीक आ रही है अभी? ओके ओके। चलिए, हम यहां पर सिद्ध कर रहे थे कि जैसे कि चार नियम है, उसी चार नियम के अनुसार यहां पर देखेंगे। प्रथम नंबर कि हमें धातु दिखाना है कि इसमें धातु क्या है, तो उसके लिए लिखे कि क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। इसमें धातु दिखा दिए कि जिम धातु है। सेकंड नंबर, तो ये जेमामी रूप किसका है, कौन से काल का है, तो वर्तमान काल। तो उसके लिए नियम नंबर दूसरा लिखेंगे कि वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। यहां भी धातु दिखाएंगे कि जिम धातु। नियम नंबर तीन, तो नियम नंबर तीन भी ये प्रत्यय किसका, तो ये वर्तमान काल परस्मय पदी का रूप है, तो वो परस्मय पदी वाला यहां पर लगाएंगे कि परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं। अब यहाँ पर प्रत्यय क्या है जेमामी में, तो मी प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पर मी प्रत्यय लिख दिया, जिम प्लस मी। अब ये चौथा नियम पर भी वही है कि ये तियादी प्रत्यय है, और तियादी प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगाया जाता है, या तो अविकरण प्रत्यय लगता है। तो उसी प्रकार जिम प्लस अ प्लस मी, ये जो पहले जो करते थे उसी प्रकार यहां भी कर दिए। यहां तक तो फिक्स है। इसके बाद अब नया नियम यहां पर जुड़ेगा। कौन सा नया नियम, तो देख लीजिए यहां पर विकरण प्रत्यय अ है विकरण प्रत्यय अ के पूर्व में धातु के उपांत्य में ह्रस्वनामी स्वर है कि नहीं है, तो ये यहां पर देखेंगे कि विकरण प्रत्यय अ के पूर्व में धातु के उपांत्य में ह्रस्वनामी स्वर है कि नहीं। उपांत्य का मतलब सेकंड लास्ट, तो उसके पहले यहां पर उसको विश्लेषण कर देना पहले ही कि जिम को विश्लेषण करेंगे ज प्लस ई प्लस म। तो अब देखिए धातु के उपांत्य अर्थात सेकंड लास्ट, तो सेकंड लास्ट में ह्रस्व ई है कि नहीं, तो है, तो अर्थात वो नियम यहां पर लगा देंगे। अब वो वही नियम यहां पर लगाएंगे कि विकरण प्रत्यय अ के पहले धातु के उपांत्य ह्रस्वनामी स्वर का गुण होता है। इतना ही बताएंगे कि गुण होता है, और उस समय हमें इसको विश्लेषण कर देना है। जो ऊपर जिम प्लस अ प्लस मी लिखा है उसका यहां पर विश्लेषण करेंगे। तो विश्लेषण अर्थात उसको छूटा करेंगे, तो जिम का छूटा करेंगे तो क्या बनेगा, ज प्लस ई प्लस म, यानी जिम आगे का जो है वो तो वही रखते हैं अ प्लस मी। अब ये इस नियम में बताया गया है कि गुण होता है, लेकिन किसका गुण क्या होता है भाई, किसका गुण क्या करें, तो उसके लिए उसके बाद वाला नियम कि रू वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए और उ वर्ण का गुण ओ होता है। तो इसमें देख लीजिए कि इसमें क्या है कि रू वर्ण का गुण और, क्या ये रू वर्ण है यहां पर, तो यहां पर तो ई है, अर्थात कौन सा वर्ण है, ई वर्ण। तो ई वर्ण का गुण क्या होता है, ए, तो ई के जगह हम कर देंगे ए, अर्थात
ज प्लस ए प्लस म प्लस अ प्लस मी। अब यहां का काम पूरा। अब पीछे फिर से चलते हैं, जैसे नमामि में किए थे। तो प्रत्यय किससे प्रारंभ है? मी प्रत्यय जो है वो किससे प्रारंभ होता है? म से। अर्थात म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का आ होता है। तो मी प्रत्यय से पहले अ है तो म से ये चालू होता है। मी कैसे? ये म से स्टार्ट हुआ तो म प्लस ई करेंगे तो क्या होगा? मी होगा। इसलिए म से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय है तो वो नियम यहां पर लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो उसका आ हो जाता है। तो इसमें देखिए अ है तो अ का आ कर देंगे, पहले इसको जोड़ देंगे। ज के साथ ए जुड़ेगा, जे म का म लग जाएगा यानी जेम, और यहां पर अ जो था अ का आ हो जाएगा यानी जेम प्लस आ प्लस मी। अब इसको सिद्ध कर देंगे, यानी ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। क्या बन गया? जेमामी। अर्थात इसको संधि कर देंगे, म के साथ आ जुड़ेगा जेमा और मी का मी अर्थात जेमामी। उसी प्रकार से यहां पर दूसरा अगर सिद्ध करना है, मान लीजिए यहां पर सिद्ध करना है सोचामी, ये सिद्ध करना है तो इसमें क्या लगेगा? इसमें ई वर्ण का गुण नहीं होगा, इसमें उ वर्ण का गुण होगा, क्योंकि इसमें धातु क्या है? तो इसमें धातु है सुच। क्या धातु है इसमें? सुच धातु है। सेम टू सेम क्या लगेगा? तो देख लीजिए कि क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु अब जिम नहीं है, अब धातु क्या होगा? अब धातु होगा सुच। सेकेंड, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, धातु सुच। थर्ड वही लगेगा, कौन सा? परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी का प्रत्यय लगता है यानी सुच प्लस मी। उसके बाद ये ती आदि प्रत्यय, तो ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है यानी सुच प्लस अ प्लस मी। अब वहां पर गुण वाला विकरण प्रत्यय अ के पहले उपांत्य नामी स्वर का गुण होता है, तो स प्लस उ प्लस च यानी सुच बन जाएगा अ प्लस मी। अब किसका गुण क्या होता है? वो यहां पर रु वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए और उ वर्ण का गुण ओ होता है। अर्थात क्या हो जाएगा? सोच प्लस अ प्लस मी यानी उ के जगह ओ हो जाएगा यानी स प्लस ओ प्लस च प्लस अ प्लस मी। अब म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का आ होता है, तो सोच प्लस आ प्लस मी। अब पद बना देंगे, ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं, सोचामी। सिर्फ दो नियम ऐड किए, नमामि में जो था उस नमामि से में दो नियम ऐड किया गया है। कौन सा? विकरण प्रत्यय अ के पूर्व में धातु के उपांत्य ह्रस्व नामी स्वर का गुण होता है, ये एक। दूसरा रु वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए और उ वर्ण का गुण ओ होता है, ये दो नियम ऐड किया है। जैसे यहां पर जेमामी बना है उसी प्रकार से आपको होमवर्क में यहां पर दिया जाता है कुछ, यहां पर होमवर्क जो है यहां पर वो तो है ही, इसके सिवाय मैं यहां पर होमवर्क में यहां पर लिखता हूं, इसको बना के लाना। जैसे कि जेमा वह लाना है, जेमा मह सिद्ध करके लाना है, जेम सी जेम थह जेम थ फिर जेम ती जेम तह और जेमंती सिद्ध करके लाना। कल हम इसका देखेंगे, एक एक करके पूछेंगे। सिर्फ दो नियम ऐड हुआ है और कुछ नहीं, बाकी अगर नमावह हम अगर सीख चुके हैं तो जेमावह में सिर्फ दो नियम बीच में ऐड करेंगे तो आराम से हो जाएगा। देखिए शॉर्ट में मैं अगर समझा दूं एक को जेमावह को तो इस प्रकार से होगा, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु क्या होगा इसमें?
जिम। सेकंड, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, इसमें भी धातु क्या है, जिम। थर्ड नंबर, तब परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं। अब यहां पर प्रत्यय बदल जाएगा। जिमावह कौन सा रूप है, उत्तम पुरुष द्विवचन। तो उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय क्या आएगा, तो वस। उत्तम पुरुष एक वचन में मी, उत्तम पुरुष द्विवचन में प्रत्यय क्या है, वस है, तो वहां पर वस लगेगा, यानी वहां पर यानी जेम प्लस वस। अब विकर्ण प्रत्यय लगाना है, विकर्ण प्रत्यय लगाएंगे अर्थात ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकर्ण प्रत्यय लगता है, यानी जिम प्लस अ प्लस वस। अब विकर्ण प्रत्यय अ के पूर्व में उपांत्य ह्रस्वनामी स्वर का गुण होता है, ज प्लस अ प्लस वस। अब किसका गुण क्या होता है वो कर देंगे, यहाँ पर रु वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है, तो यहाँ पर ई है तो ई का गुण ए हो जाएगा, यानी ज प्लस ए प्लस म, जेम प्लस अ प्लस वस। उसके बाद म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का आ होता है, यानी जेम प्लस आ प्लस वस। अब पद बना देंगे, ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं, अर्थात जेमा वस। उसके बाद पद के अंत में स हो तो स का र होता है, अर्थात जेमावर। और पदांत यानी पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है, यानी जेमावह। जैसे नमावह सिद्ध किए थे उसी प्रकार यहाँ पर जमावह ही है, सिर्फ बीच में दो नियम आया, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जेमावह, जेमामह, जेमसी, जेमथ, जेमथ, जेमती, जेमतः, जेमंती, इसको सिद्ध करके लाना है। किन्हीं मैं 10 व्यक्ति को, 10 जन को मैं कल पूछने वाला हूं। अब किसका नंबर आएगा इसमें वो तो पता नहीं, लेकिन 10 जन को मैं पूछने वाला हूं। आज का किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड राइजिंग करें। A77 रूपलवेन। गुरुजी 8 नियम ही मतलब इसको लगा देना अपने लिए। हाँ, उसके लिए उसमें कहाँ तक, जेमामी में 8 नियम था, सोचामी में 8 नियम है, बरसामी में भी यहाँ पर 8 नियम ही आएगा। बाकी में जितना नियम आता है उतना नियम करना है। पद बनाने के बाद क्या होगा, सौ का र में 1 बढ़ेगा, र का विसर्ग में और 1 बढ़ जाएगा, और जिसमें आ नहीं होता है उसमें एक एक नियम कम भी हो जाएगा। ओके, चलिए A05। क्या पांचवा और छठा नियम, इसमें क्या बताना है, संधि नहीं गुण करनी है। इसके पहले 2 दिन में हम लोग, इसके पहले क्लास में भी बताए थे कि इसका गुण क्या होता है, तो ई वर्ण का गुण ए होता है, वो बाद वाला नियम में आया। कौन सा नियम में, वो छठा नियम में हुआ। पहले तो ये सिद्धि ये दिखाना है कि हाँ इसमें गुण होता है, पहले वो ये दिखाना है कि हाँ इसमें गुण होता है। कहां पर, उपांत्य ह्रस्व में। और उपांत्य का मतलब क्या बोला था, उपांत्य का मतलब क्या है, सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट में क्या क्या चीज हो ताकि गुण हो, तो सेकंड लास्ट में सिर्फ 3 ही चीज होना चाहिए। कौन कौन से, या तो फिर सेकंड लास्ट में ह्रस्व ई हो, या तो फिर ह्रस्व उ हो, या तो फिर ह्रस्व रू हो। ये 3 में अगर कोई हो तो उसमें गुण होगा। तो जिम में देखिए, तो जिम में सेकंड लास्ट में क्या आता है, धातु के सेकंड लास्ट में ई है, तो इसका गुण होगा कि नहीं होगा, होगा। उसी प्रकार सूच है, तो सूच में क्या आएगा, ह्रस्व उ आएगा, तो इसका गुण होगा कि नहीं होगा। ब्रुस है तो ब्रुस में क्या आएगा, उस सेकंड लास्ट में रू आएगा, तो इसका भी गुण होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसके सिवाय मान लीजिए यहां पर ह्रस्व ई के बदले अगर दीर्घ ई हो तो सेकंड लास्ट में गुण होगा, नहीं होगा। यहां पर दीर्घ उ हो तो
नहीं होगा। दीर्घ रू हो तो होगा, नहीं होगा। कोई अगर व्यंजन कोई हो, जैसे क हो तो क का गुण होगा, नहीं होगा। नौ आधा नौ हो तो उसका गुण होगा, नहीं होगा। अगर अ हो सेकंड लास्ट में तो उसका गुण होगा, नहीं होगा। उपांत्य में क्या होना चाहिए? तो उपांत्य में सिर्फ और सिर्फ कितना? तो उपांत्य में ये सिर्फ 3 ही हो तो तब उसका गुण होगा। तो वही यहां पर बताएं कि गुण होगा, लेकिन गुण क्या होगा वो 6ठा नंबर नियम में बताएं कि रू वर्ण का गुण और होता है, ई वर्ण का गुण ए होता है और उ वर्ण का गुण ओ होता है, और कुछ नहीं। ओके, हाँ जी। A75 प्रणाम। सिद्ध करने का, हम्म, तो उसमें वो अन्य पुरुष बहुवचन का उसका प्रोनाउंस कैसे होगा गुरुजी? निंदन्ति। दंती। हाँ, निंदन्ति। क्या बोलना है इसको? जब भी ज्वाइंट आए ना, जब भी ज्वाइंट आए, जैसे इसमें निंदन्ति, इसमें ज्वाइंट है ना, तो इसमें क्या करना है? तो इसका देखिए, जहां आधा अक्षर होता है ना उसके ऊपर भार देना है। क्या है इसमें आधा? निन। क्या है? निन एक, दूसरा में क्या है? दन, और फिर क्या है? ती। इसको पहले अलग अलग कर देना है। जहां आधा है वहां ब्रेक मार दीजिए, उस वहां से क्या करना है? वहां से ब्रेक कर दीजिए। निन दन ती, निन दन ती, निन दन ती। अब धीरे धीरे उसको ज्वाइन करने से किए। निंदन निंदन निंदन, और उसके बाद ती, निंदन्ति निंदन्ति। उसी प्रकार एक आता है अभुट्ठियोमि, आता है ना। कभी कभी उसमें आप क्या कर देते हैं? उसमें आप क्या, हम कभी कभी उसमें गलती कर देते हैं। क्या बोलते हैं? अभूठियोमी। तो कहीं कहीं वहां पर ब का रह जाता है, कहीं यहां पर भ का रह जाता है, कभी कभी ट छूट जाता है। लेकिन क्या है? तो उसको ब्रेक करके बोलिएगा तो आराम से होगा। अब भुट्ठियोमी, अब भुट्ठियोमी। फिर जोड़िए, अब भुट्ठियोमी। यानी जहां आधा आया वहां ब्रेक मारिए। ओके, चलिए A9 प्रणाम। गुरुजी यहाँ पे हमें जो उपाध्य है, उनके पूर्व में जो उपाध्य कहते हैं, उसमें हमें ह्रस्वनामी ही लेना है। ह्रस्वनामी है, उपांत्य में सिर्फ ह्रस्वनामी ही लेना है। जी, तो फिर आगे मेरा ये सवाल व्यक्ति है, मुझे नहीं पता, तो फिर हमें यहाँ पे ई वर्ण में अगर हमें ह्रस्वनामी ही लेना है तो फिर ये क्यों लिखा गया है? ई वर्ण का गुण क्यों लिखा गया है? ऐसा ना, क्योंकि ओके, सही है, आपका सवाल सही है। लेकिन उपांत्य में ह्रस्व ई का ही गुण होता है, लेकिन अंत वाला में क्या दिया गया है? ह्रस्व ई का भी गुण होता है और दीर्घ ई का भी गुण होता है। यहां पर होता है ना। अब गुण तो सेम है, ऊपर में ई का गुण भी ए हो, नीचे अंत में ह्रस्व ई हो, तो उसका भी गुण क्या होगा? ए होगा कि नहीं? अगर दीर्घ ई हो तो भी उसका गुण क्या होता है? ए होता है कि नहीं? अंत। अब उसके बाद वाला हम नियम में जाते हैं कि विकरण प्रत्यय के पूर्व में धातु के, विकरण प्रत्यय अ के पूर्व में धातु के अंत्य क्या है? अंत्य, उसमें ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व या दीर्घ नामी सर का गुण होता है। तो वहां पर किसका गुण होगा? ह्रस्व ई दीर्घ ई दोनों का गुण होगा कि नहीं होगा? हाँ, इसीलिए और एक नियम न लिखें, इसीलिए दोनों का समन्वय करके एक ही लिख दिया। ओके ओके ओके, मतलब दोनों के लिए सेम है। यहाँ पर ई वर, अब ई वर्ण बोल दिए तो उसका मतलब ह्रस्व ई का भी गुण ए होता है और दीर्घ ई का भी गुण ए होता है। इसलिए और एक बार नियम हमें लिखना न पड़े और एक नियम न बनाना पड़े, इसलिए दोनों के लिए एक नियम बना दिए हैं। मैंने ऐसे सोचा कि अंत्य के लिए हम नहीं, उसका गुण तो यही होगा, गुण तो सेम टू सेम है, लेकिन उसका पोजीशन कहाँ होना है उसको यहाँ पर दिखाइए। ओके, प्रणाम। A3
हाँ जी, इसका धातु हाँ बोलिए कौन सा धातु? हाँ भवामी का धातु क्या होगा? तो भवामी का धातु भू, दीर्घ ऊ वाला है, भू धातु है। भू का भवामी कैसे हुआ? तो ये ऊ कहां पर है? अंत में। तो इसमें क्या होगा? अंत नामी स्वर का गुण होगा, यानी ऊ का गुण क्या होगा? ऊ वर्ण का गुण क्या होता है? ओ, सही है, यानी भो। क्या हुआ है? भो। अब भो को देखिए, भो को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, भ प्लस ओ लिखा जा सकता है कि नहीं? नहीं जा सकता है? लिख सकते हैं ना। उसके बाद एक विकर्ण प्रत्यय भी आएगा ना। विकर्ण प्रत्यय यहां पर क्या आएगा? ओ आएगा। ठीक। अभी अभी एक नियम देखे, ओ के बाद कोई भी स्वर आए, जैसे ए के बाद स्वर आए तो ए का क्या होता है? अय होता है। ओ का उसी प्रकार ओ के बाद कोई स्वर आए तो उसका क्या होता है? अब होता है कि नहीं? अब ओ के स्थान पर अब लिख दीजिए, भ प्लस अब प्लस आगे तो अ प्लस मी कर देते हैं यहां पर, फिर ये अ का आ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि म और वो से प्रारंभ होने वाले। अब यहां पर जोड़ दीजिए, भ के साथ अ जुड़ेगा तो भ पूरा, व के साथ आ जुड़ेगा यानी वा, और मी का मी यानी भवामी हो जाएगा। उसको पहले याद कर लीजिए, क्योंकि धातु के अंत में क्या है? अब देखिए हमारे प्रत्यय तो क्या है? प्रत्यय तो मी प्रत्यय तो वो तो है कि नहीं? मी प्रत्यय है, मी प्रत्यय है। धातु हमारे यहाँ पर भू है। ठीक है, विकर्ण प्रत्यय क्या है? अ है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि विकर्ण प्रत्यय अ के पहले अंत ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर का गुण होता है। ठीक है, तो ऊ का गुण क्या हो जाएगा? ओ होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। और एक नियम अभी देखिए, ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो ओ का क्या होगा? अब होगा कि नहीं? अब तो उसी तरह देखिए, भव आ मी हो गया कि नहीं? ओके, इसको प्रैक्टिस कीजिए 2 बार 4 बार, आराम से हो जाएगा। चलिए, नमो नमो, प्रणाम।